दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जो विश्व इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है। इस क्रांति का गहरा प्रभाव न केवल फ्रांस और यूरोप बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स जैसे कई आधुनिक विचारों के जन्म इस क्रांति से हुई थी। इस क्रांति ने आम आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 18वीं शताब्दी में कई कारणों के वजह से फ्रांस की अर्थव्यवस्था मंदी में थी। फ्रांस में मोनार्की यानी सम्राटों का प्रशासन था। सम्राटों के नेतृत्व में फ्रांस ने यूरोप के कई देशों के साथ जंग लड़ी। इन जंगों ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को दिवालियापन के कगार पर लाया। इतना ही नहीं, फ्रांस के सम्राट और ऊपरी वर्ग के लोग, जिसमें शामिल थे नोबल्स यानी जमींदार और चर्च के पादरी, आराम और फिजूल खर्ची का जीवन बिता रहे थे, जबकि फ्रांस की आम जनता पीड़ित थी। प्रशासन द्वारा करों यानी टैक्स के बोझ से दबे आम आदमी को ये देखकर गुस्सा आ गया कि उनका सम्राट, उसके सरदार और चर्च के पादरी आराम और फिजूल खर्ची का जीवन बिता रहे हैं, जबकि उनकी विलासमयी जीवन की कीमत आम आदमी से चुकाई जा रही है। वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की मांग करते हुए इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। सम्राट स्थिति को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आम आदमी की तकलीफों को मिटाना तो दूर, उस समय की सख्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सम्राट को सुधार लाने के लिए बहुत कम अवसर देती है, जिससे हालात और बिगड़ जाती है और आम आदमी का गुस्सा भड़क जाता है, जो एक क्रांति में बदल जाता है। ये क्रांति पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप और महासागरों के पार दूर देशों में भी गूंजता है। ये है कहानी फ्रांसीसी क्रांति की, जो विश्व इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका न केवल फ्रांस और यूरोप बल्कि पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस वीडियो में हम आपको उन सभी प्रमुख कारणों और घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके कारण फ्रांस की आम जनता ने अपने प्रशासन के खिलाफ विद्रोह किया, उनकी घटनाक्रम और उनके परिणाम, जिनका प्रभाव पूरे यूरोप और दुनिया पर दिखाई देने वाला था। लेकिन शुरू करने से पहले अधिक ऐतिहासिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट कस लें और तैयार रहे, क्योंकि हम आपको मानव जाति के इतिहास की सबसे महान क्रांति की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें एस्टेट कहा जाता था। पहला एस्टेट, दूसरा एस्टेट और तीसरा एस्टेट। पहले एस्टेट में चर्च के पादरी यानी क्लर्जी शामिल थे। पहला एस्टेट राज्य का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। सरकार एवं प्रशासन पर उनका असाधारण प्रभाव था। वे अमीर थे और फ्रांस की सारी जमीन की 20% उनके पास थी। अपनी विशाल संपत्ति के अलावा चर्च लोगों से टाइद नामक कर भी वसूल करता था, जो चर्च और पादरी के समर्थन के लिए वार्षिक उपज या कमाई का 10% था। उनकी विशाल संपत्ति और भारी आय ने उन्हें बहुत स्वतंत्र और शक्तिशाली बना दिया था। उन्होंने ये दावा करते हुए अपनी आय और संपत्ति को कर के दायरे में लाने से इनकार कर दिया कि चूंकि वे ईश्वर को समर्पित थे, इसलिए उन पर कर नहीं लगाया जा सकता था। दूसरे एस्टेट में जमींदार यानी नोबल्स शामिल थे। उन्हें कई विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस प्राप्त थे और वे चर्च और सम्राट द्वारा लगाए गए करों के अलावा खुद के टैक्स की भी वसूली करते थे। इन नोबल्स यानी जमींदारों के लिए किसानों की फसल के एक निश्चित हिस्से पर अधिकार जमाना काफी आम बात थी। कभी कभी वह अपने घर के बाहर भेड़ों और मवेशियों को ले जाने पर टोल वसूल कर सकते थे। अक्सर वो जिले के मिल, वाइन प्रेस, ओवन के एकमात्र मालिक हुआ करते थे और इसका उपयोग करने वाले हर व्यक्ति से उसे उत्पाद का हिस्सा देने की आवश्यकता होती थी। उन्हें शिकार का विशेष प्रिविलेजेस भी प्राप्त थे। इससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान होती थी। कई जागीरों में विशाल कबूतर खाने होते थे, जिनसे किसान नफरत करते थे क्योंकि कबूतर उनके द्वारा बोए गए बीजों को खा जाते थे। पहली और दूसरी एस्टेट फ्रांसीसी समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, जिन्हें अनुदान, जमींदारी और करों के भुगतान से छूट जैसे विशेषाधिकार प्राप्त थे। तीसरे एस्टेट में वे सभी लोग शामिल थे जो पादरी या जमींदार नहीं थे। इतिहासकारों का मानना है कि तीसरे एस्टेट के सदस्य फ्रांसीसी आबादी का लगभग 98% थे। हालांकि वे फ्रांसीसी आबादी का एक बड़ा हिस्सा थे, लेकिन उनके पास शायद ही कोई राजनीतिक या सामाजिक अधिकार था। सम्राट के अलावा पहले एस्टेट और दूसरे एस्टेट द्वारा उन पर बहुत ही दमनकारी यानी अप्रेसिव टैक्स लगाई जाती थी। लेकिन जब उनकी समस्याओं के निवारण की बात होती थी,
तो वे इनमें से किसी से भी अपेक्षा नहीं रख सकते थे। तीसरी एस्टेट के सदस्यों को बार बार अकाल और भोजन की कमी का भी सामना करना पड़ता था, जबकि सम्राट, उसके सरदार और पादरी अपनी आरामदायक महलों में मौज मस्ती करते थे। पहली और दूसरी एस्टेट के सदस्यों का सम्राट पर बहुत बड़ा प्रभाव था और वे कभी भी अपने ऊपर टैक्स का बोझ साझा करने के लिए सहमत नहीं होते थे। इस प्रकार तीसरी एस्टेट के सदस्यों को अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद टैक्स पेमेंट करनी पड़ती थी, जिनमें शामिल थे सम्राट, ताकि वह अपने परिवार के साथ वर्साय में एक विलासमय जीवन जी सके और अपने अहंकार और अभिमान को संतुष्ट करने के लिए युद्ध की योजना बना सके। ईश्वर के नाम पर और चर्च के लाभ के लिए पादरी वर्ग के लोग। जमींदार, ताकि वह उनका और शोषण कर सके। फ्रांस में बौर्बन सम्राटों का दावा था कि वह ईश्वर की इच्छा से, यानी डिवाइन राइट्स से शासन कर रहे थे। वे निरंकुश सम्राट थे और उन्हें अपनी प्रजा के हितों की कोई परवाह नहीं थी। फ्रांसीसी सम्राट वर्साय में ऐश्वर्य, विलासिता और धूमधाम का जीवन जीते थे, जबकि आम आदमी को उनके सम्राट के वैभवशाली जीवन के लिए कई प्रकार के टैक्स के भुगतान करना पड़ता था और वे दुख में रहते थे। फ्रांस, जिसकी इंग्लैंड के साथ लंबे समय से दुश्मनी थी, ने फ्रांसीसी सम्राटों की प्रतिष्ठा और गौरव के लिए अमेरिकी क्रांति सहित इंग्लैंड पर महंगे युद्ध छेड़े थे। न केवल इन महंगे युद्धों से फ्रांस को कोई भौतिक लाभ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने राज्य को दिवालियापन के कगार पर पहुंचा दिया और राज्य पर कर्ज का बोझ डाल दिया। सम्राट के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लड़े जा रहे कई युद्धों के वित्तपोषण यानी फाइनेंसिंग के लिए सरकार ने फ्रांसीसी प्रजा पर विभिन्न टैक्स लगाए। पहली और दूसरी एस्टेट के सदस्यों को इन करों के भुगतान से छूट दी गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि तीसरी एस्टेट को इन महंगे युद्धों और सम्राट के असाधारण खर्च और समृद्ध जीवन शैली का खामियाजा भुगतना पड़ा। 18वीं सदी के फ्रांस में लगाए जाने वाले करों के प्रमुख कर कुछ इस प्रकार थे। टाई एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स था, जो जमीन पर लगाया जाता था और किसानों पर सबसे अधिक लगाए जाने वाले करों में से एक था। इस कर का बोझ तीसरे एस्टेट के सदस्यों पर भारी मात्रा में पड़ा, जिसमें आम लोग और किसान शामिल थे, जो पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। विंगटिमी 1749 में स्थापित विंगटिमी हर व्यक्ति की आय के 20वें हिस्से के बराबर प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार था। प्रारंभ में ये कर कुछ ही समय के लिए भुगतान किया जाना था, लेकिन इस कर की वसूली जारी रही और जनता पर वित्तीय दबाव यानी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गई। इन करों के भुगतान में पहले और दूसरे एस्टेट द्वारा टैक्स की चोरी की जाती थी, इसलिए टैक्स भुगतान का बोझ पूरी तरह से तीसरी एस्टेट पर पड़ा, जिसके परिणाम ये हुआ कि टैक्स का बोझ का असमान वितरण यानी अनइवन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वर्ग असमानताएं यानी क्लास डिस्पैरिटी बढ़ी और जनता का राजशाही के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। गबेल नमक पर एक अत्यधिक अलोकप्रिय कर था। इसकी प्रतिगामी प्रकृति यानी रिग्रेसिव नेचर नमक उत्पादन और वितरण पर सरकार के मोनोपोली के साथ मिलकर आम लोगों पर असंगत रूप से बोझ डालती थी। इस दमनकारी कर के प्रतिरोध के रूप में नमक की तस्करी एक व्यापक प्रथा बन गई। सभी टैक्स एजेंटों में से सॉल्ट कलेक्टर, जिसे गैबलिस कहा जाता था, की सबसे ज्यादा नफरत की जाती थी। वे अक्सर अपनी स्थिति का फायदा उठाते थे और मुख्य रूप से महिलाओं की तलाशी लेते थे। विडंबना यह है कि वास्तव में महिलाएं ही थीं जो अक्सर अपने परिधानों के नीचे नमक की तस्करी करती थीं या यहाँ तक कि अपने नमक के माल को रखने के लिए नकली डेरियर का भी इस्तेमाल करती थीं, जिन्हें फोक्सकल्स के नाम से जाना जाता था। कुछ तस्कर नकली अंत्येष्टि यानी फ्यूनरल्स करते थे जहां ताबूतों को नमक से भर दिया जाता था। ब्रेड के अंदर नमक छुपाते थे, जिसमें नमक के कोर के चारों ओर ब्रेड की पतली परत के अलावा कुछ नहीं होता था, और कुत्तों को नमक से भरे विशेष जैकेट ले जाने के लिए प्रशिक्षित करते थे। हजारों गिरफ्तारियां की गईं। अपराधियों को अतिरिक्त जुर्माना भरने से लेकर कारावास और यहाँ तक कि मौत की सजा तक की सजा दी गई। एड्स विभिन्न वस्तु जैसे शराब, तंबाकू और कपड़े पर लगाए जाने वाले एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स था। एड्स की वसूली अक्सर अकुशलतापूर्वक होती थी, जिससे भ्रष्टाचार और चोरी होने लगी। एड्स का बोझ तीसरी एस्टेट पर भारी पड़ गया, जिससे सामाजिक असमानताएं और बढ़ गईं। ऑक्ट्रॉय शहरों में प्रवेश करने वाले माल पर लगाया जाने वाला कर था, जो व्यापार में बाधा के रूप में कार्य करता था।
इस कर ने आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाली और व्यापारियों और कारीगरों के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं को बढ़ा दिया। इसका प्रभाव शहरी केंद्रों में विशेष रूप से दिखाई देने लगा। कोवी सही मायने में टैक्स नहीं था, पर यह किसानों पर थोपा गया जबरन श्रम का एक रूप था। इसके रहते तीसरे एस्टेट के सदस्यों को बिना पैसों के सड़कों और पुलों जैसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करने की आवश्यकता थी। कोवी ने ग्रामीण आबादी के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। कैपिटेशन फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए स्थापित कैपिटेशन एक प्रति व्यक्ति कर यानी पर पर्सन टैक्स था। इसका उद्देश्य टैक्स के बोझ को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना था। हालांकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई और अमीर लोग अक्सर अपने योगदान से बचने या उसे कम करने के तरीके ढूंढ निकालते थे, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो गया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति से ठीक पहले फ्रांस में अनेक टैक्स ने आक्रोश की आग को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे व्यापक सामाजिक अशांति पैदा हुई। टैक्स का बोझ आम लोगों पर भारी रूप से पड़ा, जिससे मौजूदा आर्थिक असमानताएं बढ़ी और अन्याय की भावना में तब्दील हुई। तर्क का युग यानी 1715 से 1789 की अवधि को फ्रांसीसी क्रांति के फैलने का मुख्य कारण माना जाता है। जिन लोगों ने इस सामाजिक जागृति को लाया वे स्वयं को फिलोसॉफ्स कहते थे। उन्होंने हिंसक क्रांति की वकालत नहीं की, बल्कि प्राचीन दुर्व्यवहारों के खिलाफ आवाज उठाई और प्रचलित सामाजिक और आर्थिक कुप्रथाओं यानी मैल प्रैक्टिसेस के रैशनल पर सवाल उठाया, जिससे जनता में सामाजिक जागृति पैदा हुई। जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो कई फिलोसॉफ्स में मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो के नामों का विशेष उल्लेख होता है। मोंटेस्क्यू एक प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित वकील थे। वह इतिहास के अच्छे जानकार थे। उनका लेखन व्यवस्थित विचार का परिणाम था। वो सरकार के संवैधानिक स्वरूप के पक्षधर थे और कानून की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता तभी प्राप्त की जा सकती है जब शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर हो। उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉस लिखा, जो 20 वर्षों के शोध का परिणाम था। ये राजनीतिक दर्शन का अध्ययन था, सरकारों के विभिन्न रूपों और उनके गुणों और अवगुणों का विश्लेषण था। वोल्टेयर 18वीं शताब्दी के दौरान वो तर्क और सहिष्णुता के अग्रणी चैंपियन थे। उनका नाम उन अभियानों से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है जिनका आदर्श वाक्य क्रश द इन्फेमस थिंग था, जो धार्मिक सत्ता के विरुद्ध था। वह अपने एसे ऑन द मैनर्स एंड स्पिरिट ऑफ नेशंस के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने लेखन ट्रीटिस ऑन टॉलरेंस में उन्होंने हजारों पत्रों में इन्फेमस थिंग की निंदा की। उन्होंने शब्दों के साथ साथ कर्मों से भी असहिष्णुता का मुकाबला किया। जैन जाक रूसो अपने प्रसिद्ध कार्य द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने तर्क दिया कि सभी इंसानों के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रताएं थीं, जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति थी, और अगर सरकार इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में विफल रही तो नागरिकों को सरकार के प्रति आज्ञाकारिता नहीं होगी। इस पुस्तक में उन्होंने नागरिक धर्म के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया, जिसने 1793 से 1794 के क्रांतिकारियों को सीधे तौर पर प्रेरित किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की उल्लेख की। यह महसूस करते हुए कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्तर पर थी, फ्रांसीसी राजा लुई 16वां ने फ्रांस को इस चिंताजनक आर्थिक स्थिति से बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए अच्छे से अच्छे वित्तीय सलाहकारों को नियुक्त किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एनी रॉबर्ट, जैक्स तुर्गोट, जैक्स नेकर और चार्ल्स अलेक्जेंड्रे डी कैलोन जैसे अत्यधिक बुद्धिमान और अच्छे सलाहकारों ने कई परिवर्तन लाने की सिफारिश की, जिनमें फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स की प्रिविलेजेस को कम करने की मांग की गई। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के सदस्यों को उनके प्रिविलेजेस की कटौती मंजूर नहीं थी। उन्होंने इन सलाहकारों की कड़ी निंदा की और सम्राट पर उन्हें पद से हटाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की अपने प्रिविलेजेस न खोने की जिद और सम्राट लुईस 16वां की शक्तिहीनता के कारण फ्रांस में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की कोशिश विफल रही। मौजूदा कानूनों के माध्यम से अपने इच्छा के अनुसार फ्रांस के आय बढ़ाने में विफल रहने के बाद सम्राट लुई 16 को आखिरकार जनता से अतिरिक्त टैक्स की मांग करनी पड़ी। ऐतिहासिक मिसाल के अनुसार ऐसा अधिकार केवल एस्टेट्स जनरल द्वारा ही दिया जा सकता था,
एस्टेट्स जनरल फ्रांस के 3 एस्टेट्स का प्रतिनिधित्व करता था, जिनकी बैठक 1614 के बाद से नहीं हुई थी। 1788 में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए राजा के आह्वान ने बहुत अधिक अपेक्षा पैदा की, क्योंकि यदि सम्राट नए टैक्स चाहते थे तो उन्हें इकट्ठे प्रतिनिधियों को रियायतें देनी होती। दुर्भाग्यवश शुरुआत से ही एस्टेट्स के बीच मतभेद दिखाई देने लगे। तीसरी एस्टेट ने अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की, क्योंकि वे फ्रांस के आबादी का बड़ा हिस्सा थे। साथ ही उन्होंने मांग की कि एस्टेट्स जनरल में प्रतिनिधियों की गिनती के आधार पर वोट लिया जाए। उनकी पहली मांग पूरी हो गई, लेकिन दूसरी मांग खारिज कर दी गई। इस तरह एस्टेट्स जनरल के बुलाए जाने से पहले ही एस्टेट्स के बीच दरारें पैदा हो गई थीं। तीसरे एस्टेट की आबादी पहले और दूसरे एस्टेट की कुल आबादी से काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद उनकी प्रतिनिधित्व एस्टेट जनरल में सही मात्रा में नहीं थी और उन्हें पहले और दूसरे एस्टेट मिलकर एस्टेट्स जनरल में पछाड़ सकते थे। इसलिए एस्टेट जनरल की बैठक से पहले तीसरे एस्टेट के सदस्यों ने समान मतदान अधिकारों के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया, जो संख्या के आधार पर होना था, न कि दर्जे के आधार पर। तीसरे एस्टेट की राय थी कि आर्थिक और न्यायिक सुधार की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन पहले और दूसरे एस्टेट्स के सदस्यों को अपने प्रिविलेजेस की कटौती मंजूर नहीं थी। जब बैठक बुलाई गई तो मतदान प्रक्रिया पर हो रही चर्चा तीनों एस्टेट्स के बीच खुली दुश्मनी में बदल गई। मूल उद्देश्य यानी मेन पर्पस, जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी, को अनदेखा किया गया। यही नहीं, बैठक में सम्राट के अधिकार को भी अनदेखा किया गया। पहले और दूसरे एस्टेट्स को एक निकाय के रूप में बैठने और मतदान करने के लिए मनाने में असमर्थ होने के बाद तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने एस्टेट्स जनरल से वॉकआउट किया। उन्होंने घोषणा की कि वे ही लोगों के एकमात्र सच्चे प्रतिनिधि हैं और खुद को फ्रांस की नेशनल असेंबली घोषित किया। 17 जून 1789 को की गई यह उद्घोषणा आने वाली संकट की पहली संकेत थी। सम्राट लुई 16 निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने पहले और दूसरे एस्टेट्स का पक्ष लिया। इसलिए जब 20 जून को तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि बैठक के लिए आए तो उन्होंने पाया कि एस्टेट्स जनरल के दरवाजे उनके लिए बंद थे। ये देखकर तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि क्रोधित हुए और वे पास के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए। वहां इकट्ठे हुए प्रतिनिधियों ने टेनिस कोर्ट शपथ ली, जिसमें उन्होंने फ्रांस की संविधान की स्थापना और ठोस आधार पर पुष्टि होने तक कभी भी अलग न होने और परिस्थितियों की मांग के अनुसार फिर से इकट्ठा होने की शपथ ली। कुछ ही दिनों में नेशनल असेंबली में पहले एस्टेट के कई पादरी, साथ ही दूसरे एस्टेट के 47 जमींदार शामिल हो गए। ये देखकर सम्राट ने वर्साय में अपने सैनिकों को बुलाकर इस निकाय को धमकाने की कोशिश की। पेरिस के लोग तीसरे एस्टेट के उन प्रतिनिधियों के साथ एकजुट हो गए जिन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था। जैसे जैसे कानून और व्यवस्था बिगड़ने लगी, हर जगह लोगों ने सम्राट की सेना के खिलाफ आत्मसुरक्षा के लिए खुद को हथियारबंद करना शुरू कर दिया। सेना की गतिविधियों के बारे में अफवाहों से पेरिस में उत्साह और अधिक बढ़ गया। क्रांतिकारी उत्साह की लहर पूरे ग्रामीण इलाकों में फैल गई, जिसके कारण किसानों का विद्रोह हुआ, जिसमें टैक्स कलेक्टर्स के साथ साथ जमींदारों के भी कई घर जला दिए गए। 14 जुलाई को पेरिस की एक भीड़, जिसमें असंतुष्ट श्रमिक, कारीगर और अन्य नागरिक शामिल थे, बेस्टिल पर चढ़ आए। बेस्टिल एक किला और जेल थी जहां हथियार और गोला बारूद रखा जाता था। यह एक ऐसी जगह भी थी जहां राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था और निरंकुशता की निशान होने के बजाय इससे नफरत की जाती थी। भीड़ ने बेस्टिल से हथियारों की मांग की। जब इसके गवर्नर बर्नार्ड रेने डी लाउने ने हथियार देने से इनकार कर दिया तो भीड़ ने अंदर घुसने का प्रयास किया। गोलीबारी के बाद, जिसमें कई हमलावर मारे गए, गवर्नर आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद भीड़ अंदर घुस गई और किले पर कब्जा कर लिया गया। ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की पहली निशान थी। बेस्टिल पर हमला फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने परिवर्तन की लौ को प्रज्वलित किया और आम आदमी को सदियों पुरानी दमनकारी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने आम आदमी की कल्पना शक्ति को जगाया, जिससे पुरातन सामाजिक बुनियादों के बंधनों से मुक्ति की संभावना में सामूहिक विश्वास जगा। आम आदमी अब न केवल राजनीतिक परिवर्तन बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी पुनर्गठन की भी मांग करने के लिए तैयार था।
इस घटना ने प्रिविलेजेस की समाप्ति और अधिक समतावादी और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह बेस्टिल पर हमले के बाद फ्रांसीसी क्रांति की आग फैलती गई और किस तरह इसका प्रभाव फ्रांस, यूरोप और दूर देशों में पड़ा। दोस्तों, अगर आपको इतिहास की ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।